जैसे बूढ़े का इस घर में अब कोई काम नहीं, अपना बोरिया बिस्तर उठा और वृद्धाश्रम निकल जा। मेरे सगे बेटे ने मेरी अटैची फेंकते हुए कहा, लेकिन वो भूल गया था कि जिस करोड़ों की फैक्ट्री पर उसे घमंड है, उसके असली कागजात आज भी मेरे तकिए के नीचे हैं। यह शब्द मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। 72 साल की उम्र में जब इंसान को अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरा अपना बेटा आलोक, जिसे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज मुझे अपने जीवन से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की बात कर रहा था। मेरी बहू रश्मि दरवाजे पर खड़ी होकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मेरा 8 साल का पोता चिंटू सहमा हुआ कोने में खड़ा था। यह देख रहा था कि कैसे उसके माता पिता उसके दादाजी का अपमान कर रहे हैं। मैं हरिशंकर तिवारी, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल जिसने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन और ईमानदारी में बिताई, आज अपने ही घर में एक फालतू सामान बन गया था। मेरे कांपते हाथों ने अपनी पुरानी लाठी को कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू नहीं गिरे, क्योंकि आंसुओं का कोटा तो मैं पिछले 2 सालों में अकेले रातों को रोकर पूरा कर चुका था। लेकिन आलोक और रश्मि को एक बात नहीं पता थी। उन्हें लगता था कि मैं एक लाचार बूढ़ा हूँ जो बस 2 वक्त की रोटी के लिए उनके टुकड़ों पर पल रहा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैंने अपनी खामोशी के पीछे कौन सा तूफान छुपा रखा है। कहानी की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी, जब मेरी पत्नी सुधा का देहांत हुआ। उसके जाने के बाद मैं अंदर से टूट गया था। घर की दीवारों में उसकी यादें गूंजती थी। उसी दौरान आलोक मेरे पास आया। वह बहुत परेशान था। उसकी नौकरी छूट गई थी और वह अपना खुद का टेक्सटाइल बिजनेस, एक कपड़े की फैक्ट्री शुरू करना चाहता था। पिताजी, मुझे बस एक मौका चाहिए। आपकी पीएफ और ग्रेच्युइटी के पैसे अगर मुझे मिल जाएं तो मैं एक फैक्ट्री डाल सकता हूँ। हम सब साथ रहेंगे। मैं और रश्मि आपकी सेवा करेंगे, आपको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आलोक ने मेरे घुटने पर सिर रखकर रोते हुए कहा था, एक पिता का दिल तो मोम होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, करीब 45 लाख रुपए, बिना एक पल सोचे अपने बेटे के हाथों में रख दी। मैंने अपना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया ताकि फैक्ट्री के जमीन के लिए जमीन खरीदी जा सके, और हम एक बड़े शहर में किराए के आलीशान फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में परिवार का साथ रहेगा तो जिंदगी कट जाएगी। शुरुआत के दिन अच्छे थे, फैक्ट्री चल पड़ी, आलोक ने मेहनत की और रश्मि भी मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे जैसे पैसा आने लगा, वैसे वैसे उनके व्यवहार का रंग बदलने लगा। पैसा इंसान को कितनी जल्दी बदल देता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। सबसे पहले बदलाव खाने की मेज पर आया। पहले हम सब साथ खाना खाते थे, फिर धीरे धीरे रश्मि ने कहना शुरू किया, पापा जी, आलोक को देर हो जाती है, आप पहले खा लिया कीजिए। फिर वह पहले कब बचे कुचे में बदल गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बासी रोटियां दी जाने लगी। जब मैंने एक दिन टोका तो रश्मि ने तपाक से कहा, पापा जी, अब उम्र हो गई है आपकी, सादा और ठंडा खाना ही पचता है आपको, नखरे मत कीजिए। फिर मेरी जगह बदली गई। जिस कमरे में बालकनी थी और धूप आती थी, वहां से मुझे हटाकर पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। कारण बताया गया कि चिंटू बड़ा हो रहा है, उसे पढ़ने के लिए जगह चाहिए। मैं चुप रहा। बेटी की खुशी के लिए मैंने अपना स्वाभिमान धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब आलोक ने मुझे अपनी फैक्ट्री का अनऑफिशियल गार्ड बना दिया। वह सुबह मुझे गाड़ी में बिठाकर फैक्ट्री ले जाता और गेट के पास बने छोटे से केबिन में बैठा देता। पिताजी, आप यहाँ बैठेंगे तो लेबर पर नज़र रहेगी, कोई चोरी नहीं करेगा, घर पर आप बोर भी तो होते हैं, उसने मुझसे कहा था। असलियत यह थी कि वह नहीं चाहता था कि उसके अमीर दोस्त या क्लाइंट घर पर एक खांसने वाले बूढ़े को देखें। मैं दिन भर उस तंग केबिन में बैठा रहता, आती जाती गाड़ियों का हिसाब रखता। फैक्ट्री के मजदूर मुझे तिवारी साहब की जगह बाबा कहने लगे थे। मेरा बेटा, जो अब लाखों में खेल रहा था, एयर कंडीशन केबिन में बैठता था और मैं बाहर पसीने में। कभी कभी वह लंच के समय मुझे टिफ़िन भिजवाना भी भूल जाता था। अगर ये कहानियाँ आपको अपने आसपास की सच्चाई लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो समाज का असली चेहरा दिखाती है। कमेंट में जय माता दी या अपने माता पिता के लिए एक शब्द जरूर लिखें। आपका एक लाइक मुझे और हिम्मत देगा। अपमान का घूंट पीकर मैं जी रहा था, सिर्फ अपने पोते चिंटू के लिए। लेकिन पिछले महीने आलोक की फैक्ट्री को एक बहुत बड़ा विदेशी ऑर्डर मिला। जश्न मनाने के लिए उसने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी आने वाले थे। मैं भी खुश था कि मेरे बेटे ने तरक्की की है। मैंने अपनी पुरानी संदूक से अपना सबसे अच्छा कुर्ता पजामा निकाला, जिसे मैंने सालों से संभाल कर रखा था।
मैं तैयार होकर बाहर ड्राइंग रूम में आया ही था कि रश्मि की नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। वह तेजी से मेरे पास आई और मेरी बाह पकड़कर बोली, अरे आप यह क्या जोकर बनकर बाहर आ गए? आपको पता है ना आज कितने वीआईपी लोग आ रहे हैं? आपके यह पुराने कपड़े और आपकी यह खांसने की आवाज़ सब मजा किरकिरा कर देगी। तभी आलोक भी वहाँ आ गया। उसने अपने हाथ से विस्की का गिलास पकड़ रखा था। रश्मि सही कह रही है बाबूजी, पिताजी, आज मेरे फॉरेन क्लाइंट्स आ रहे हैं। वो आपको देखकर क्या सोचेंगे? आप एक काम कीजिए, आज रात आप गैराज वाले कमरे में सो जाइए। वहाँ मैंने बिस्तर लगवा दिया है। गैराज? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, आज उसे घर के अंदर रहने का भी हक नहीं था। बेटा, मैं कोने में चुपचाप बैठ जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उफ, आप समझते क्यों नहीं? आप यहाँ फिट नहीं होते। प्लीज तमाशा मत बनाइए, आलोक ने चिल्लाकर कहा और नौकर को इशारे से मुझे बाहर ले जाने को कहा। उस रात मैं गैराज में पुरानी रद्दी और गाड़ियों के धुएं की बदबू के पीछे लेटा रहा। ऊपर से संगीत और हंसी की आवाजें आ रही थी। मेरा बेटा अपनी सफलता का जश्न मना रहा था और उसकी सफलता की नींव रखने वाला बाप नीचे मच्छरों से लड़ रहा था। उसी रात मेरे अंदर का वो पिता मर गया जो हर जुल्म सह लेता था, और उसकी जगह जगी एक शिक्षक की आत्मा जो जानती थी कि जब शिष्य या बेटा गलत रास्ते पर जाए तो उसे कड़ा पाठ पढ़ाना जरूरी है। अगले दिन सुबह मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया। आलोक अभी सोकर उठा ही था। रश्मि किचन में थी। जब मैं अपना बैग लेकर हाल में आया तो आलोक ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक राहत थी। अच्छा है, आपको खुद ही समझ आ गया। मैं वैसे भी कहने वाला था कि अब हम और बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ आपके लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। मैं आपको शहर के सबसे अच्छे वृद्धा आश्रम में छोड़ आऊँगा, उसने बेरुखी से कहा। तभी रश्मि तंज कसते हुए बोली, और हाँ, नाटक मत करना वहाँ जाकर कि बेटे ने निकाल दिया। कहना कि अपनी मर्जी से आए हो। यही वो पल था जब उसने मेरा बैग उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की और वो शब्द कहे जो मैंने शुरुआत में बताए। लेकिन अब मेरी बारी थी। मैंने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक मोबाइल फ़ोन निकाला। मैंने एक नंबर डायल किया और स्पीकर पर डाल दिया। पांडे जी, आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आलोक और रश्मि ने एक दूसरे को देखा। ये पांडे कौन है? आलोक ने चिढ़कर पूछा। मेरे वकील, मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। वकील? वकील का क्या काम आपके पास है ही क्या जिसकी वसीयत करेंगे? वो टूटी हुई घड़ी और 2 जोड़ी कुर्ते? रश्मि हंस पड़ी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे पुराने मित्र और शहर के नामी वकील सुधीर पांडे अपनी फाइल के साथ अंदर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आलोक, वकील साहब ने बिना भूमिका बांधे कहा, हरिशंकर जी ने मुझे बुलाया है। बात दरअसल यह है कि जिस फैक्ट्री को तुम अपनी फैक्ट्री कहते हो और जिस जमीन पर वो बनी है उसके कागजात हम चेक करना चाहते हैं। आलोक हंसा। पांडे अंकल, आप सठिया गए क्या? फैक्ट्री मेरे नाम पर है, सारे लाइसेंस मेरे नाम पर है। पिताजी ने तो बस पैसे दिए थे। मैंने सोफे पर बैठकर अपनी लाठी को सीधा किया। बेटा, तुझे याद है जब जमीन खरीदी जा रही थी तो तू बहुत व्यस्त था। तूने कहा था पापा जी रजिस्ट्री आप अपने नाम करवा लीजिए, बाद में ट्रांसफर करा लेंगे, और फिर फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन भी। आलोक का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, लेकिन वो तो बस एक औपचारिकता थी। आपने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। बिल्कुल, मैंने एक लिफाफा मेज पर रखते हुए कहा। लेकिन तूने वो पावर ऑफ अटॉर्नी कभी ध्यान से पढ़ी ही नहीं। वो एक सीमित अवधि लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए थी जो ठीक 5 साल के लिए मान्य थी, और वो अवधि कल रात 12 बजे खत्म हो चुकी है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। इसका इसका क्या मतलब है? रश्मि की आवाज कांप रही थी। वकील साहब ने फाइल खोली। इसका मतलब यह है रश्मि जी कि आज सुबह से उस जमीन और उस फैक्ट्री के वैधानिक मालिक, लीगल ओनर पूर्ण रूप से श्री हरिशंकर तिवारी हैं। आलोक की हैसियत वहां अब सिर्फ एक मैनेजर की थी जो अब नहीं रही, क्योंकि हरिशंकर जी ने उसे नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस तैयार कर लिया है। क्या? आलोक चिल्लाया। ऐसे नहीं कर सकते। मैंने खून पसीना बहाया है उस फैक्ट्री के लिए, और मैंने अपना पूरा जीवन, अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे की शांति बेच दी थी तेरे लिए। मैं पहली बार चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर दीवारें भी कांप उठी। तुझे क्या लगा था आलोक
कि मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ, मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है। जब मैं फैक्ट्री के गेट पर गार्ड बनकर बैठता था तो मैं सिर्फ मक्खियां नहीं मारता था, मैं देखता था कि तू कैसे कंपनी के पैसे से अपनी अय्यासी कर रहा है, कैसे तूने रश्मि के नाम पर फर्जी खर्चे दिखाए हैं। मेरे पास हर एक पैसे का हिसाब है। आलोक पसीने से तरबतर हो गया। वह जानता था कि फैक्ट्री की जमीन प्राइम लोकेशन पर है। अगर जमीन उसके हाथ से गई तो फैक्ट्री का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो करोड़ों का विदेशी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा और बाजार में उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। पिताजी, पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना? आलोक मेरे पैरों की तरफ बढ़ा। मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे सड़क पर नहीं ला सकते। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया। सड़क पर तो तू मुझे ला रहा था बेटा। तूने मुझे गैराज में सुलाया, तूने मुझे बासी खाना दिया, तूने मेरे पोते के सामने मेरी बेइज्जती की। तब तुझे याद नहीं आया कि मैं तेरा बाप हूं? रश्मि, जो अब तक घमंड में चूर थी, अब रोने का नाटक करने लगी। पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस एक शब्द और नहीं। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अभी फैक्ट्री पर ताला लगा दूं और जमीन बेचकर अपने लिए एक शानदार जीवन जीऊं, या फिर आलोक और रश्मि उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगे। या फिर फैक्ट्री चलती रहेगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं हर शर्त मंजूर है पापा, हर शर्त। आलोक गिड़गिड़ाया। शर्त यह है। मैंने वकील साहब की तरफ देखा, जिन्होंने एक नए एग्रीमेंट के कागज बढ़ा दिए। आज से फैक्ट्री का 60% मुनाफा मेरे नाम होगा, जो मैं वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को दान करूंगा। और दूसरी बात, तुम दोनों अब इस घर में नहीं रहोगे। क्या? तो हम कहाँ रहेंगे? रश्मि घबरा गई। तुम दोनों फैक्ट्री के उसी छोटे केबिन में रहोगे जहां मैं पिछले 2 साल से बैठ रहा था। मैंने उसे थोड़ा ठीक करवा दिया है। तुम वहां रहोगे, वहीं टिफिन का खाना खाओगे जो तुम मुझे भेजते थे। और फैक्ट्री में एक आम कर्मचारी की तरह सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करोगे। तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, मालिक वाला मुनाफा नहीं। और चिंटू? आलोक ने पूछा। चिंटू मेरे पास इस घर में रहेगा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम दोनों के जैसे आसान फरामोश बने। मैं उसे वो संस्कार दूंगा जो शायद मैं तुम्हें देने में चूक गया। अगर 6 महीने में मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो, तो तुम्हें अपनी गलती का असली एहसास हो गया है, तब मैं सोचूंगा कि तुम्हें वापस घर में घुसने देना है या नहीं। आलोक गुस्से में खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फैक्ट्री, जमीन, लाइसेंस, सब मेरे नाम पर था। मैंने वो जाल 5 साल पहले ही बुन लिया था। शायद मेरे अवचेतन मन को पता था कि कलयुग में सगे बेटे पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? और क्या आपको लगता है कि मैंने आलोक के साथ सही किया? सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगले 6 महीने आलोक और रश्मि के लिए नरक जैसे थे। जिस फैक्ट्री में आलोक मालिक बनकर घूमता था, वहां अब उसे सुपरवाइजर की डांट सुननी पड़ती थी। वे उसी 10 बाई 10 के केबिन में रहते थे, मच्छर काटते थे, गर्मी लगती थी। रश्मि को अपने हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे। शुरुआत में वे बहुत रोए, गुस्सा किया, लेकिन धीरे धीरे अहंकार टूटने लगा। जब उन्हें पता चला कि गार्ड की जिंदगी कैसी होती है, जब उन्हें महसूस हुआ कि एक बुजुर्ग को कितनी तकलीफ होती है जब उसे अनदेखा किया जाता है। 3 महीने बाद मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हुई। मुझे लगा कि मैं अकेले डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, लेकिन सुबह 6 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने खोला तो देखा आलोक खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर वो रईसी चमक नहीं थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने सालों में नहीं देखा था, फिक्र। पापा, मुझे पता चला कि आपको बुखार है। मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ, रश्मि ने बनाई है। उसने टिफिन आगे बढ़ाया। मैं कुछ नहीं बोला। उसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया, मेरे पैर दबाए और डॉक्टर को बुलाया। वो अपनी फैक्ट्री की ड्यूटी छोड़कर दिन भर मेरे पास बैठा रहा। रश्मि शाम को आई और वो सर झुकाकर मेरे कमरे की सफाई करने लगी, बिना किसी तंज के, बिना किसी गुस्से के। 6 महीने के अंत में मैंने वकील साहब को फिर बुलाया। आलोक और रश्मि डरे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद अब मैं उन्हें हमेशा के लिए निकाल दूंगा। हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। आलोक ने कहा, पापा, आपका जो भी फैसला हो हमें मंजूर है। इन 6 महीनों में हमने वो सीखा है जो हम सारी उम्र नहीं सीख पाए थे। पैसा, रुतबा, सब यही रह जाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद चला गया तो हम कंगाल हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। रश्मि भी रो रही थी और चिंटू को गले लगाए हुए थी। मैंने वकील साहब से कागज लिए और उन्हें फाड़ दिया। मैं तुम्हें यह घर और फैक्ट्री वापस नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा। वे चौंक गए। मैं तुम्हें एक साझेदारी, पार्टनरशिप दे रहा हूँ। फैक्ट्री हम दोनों चलाएंगे, लेकिन जिस दिन तुमने दोबारा मेरा या किसी भी बुजुर्ग का अपमान किया, वो फटा हुआ कागज दोबारा जुड़ जाएगा। याद रखना, चाबी अभी भी मेरी जेब में है। उस दिन के बाद से मेरे घर का नक्शा बदल गया। अब मैं गैराज में नहीं, घर के सबसे अच्छे कमरे में रहता हूँ। फैक्ट्री में अब मेरे लिए एक विशेष कुर्सी है, लेकिन अब मैं वहाँ गार्ड नहीं, चेयरमैन की हैसियत से बैठता हूँ। आलोक हर सुबह मेरे पैर छूकर निकलता है और रश्मि यह सुनिश्चित करती है कि मेरा खाना गर्म हो। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया,
लेकिन मैंने एक सबक भी सिखाया। वो सबक यह था कि माता पिता अपनी संतानों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बेवकूफ़ हैं। जो हाथ पालना झुला सकते हैं वे जरूरत पड़ने पर उसे पालने की डोर को काट भी सकते हैं। बुढ़ापा दूसरी बार मिला बचपन है, इसे बोझ मत समझिए, क्योंकि जिस दिन यह बरगद का पेड़ गिर गया धूप बहुत तेज लगेगी। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हर उस घर की है जहां बुजुर्गों को पुराना फर्नीचर समझ लिया जाता है। अगर आपके घर में भी बूढ़े माँ बाप हैं तो आज ही जाकर उन्हें गले लगाइए। उनकी जायदाद से नहीं, उनके तजुर्बे से प्यार कीजिए। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।